हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थैनेटोलॉजी। ठीक है, तो हम थैनेटोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। थैनेटोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो मैं इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे पॉइंट्स आपको कवर कर लेने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डेथ को डिफाइन करना है, उसकी स्टेजेस क्या है, मोड ऑफ डेथ क्या है और इमीडिएट चेंजेस क्या क्या है डेथ के जस्ट बाद, फिर अर्ली चेंजेस, लेट changes, putrefaction, adipocere formation, mummification, autopsy। फिर ये नाइस टू नो क्वेश्चन है बट इसको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और एक और चीज़, मोस्टली कॉलेजेस के अंदर जो पोस्टमार्टम होता है वो दिखाने के लिए लेके जाते हैं। ऑटोप्सी वाला क्वेश्चन उसी में कवर किया जाता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेते हैं और थ्योरेटिकल एग्जाम में छोड़ देते हैं। बट मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन में ऑटोप्सी वाला क्वेश्चन भी है, तो प्लीज कुछ छोड़ना नहीं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थैनेटोलॉजी। तो सबसे पहले थैनेटोलॉजी है क्या, तो थैनेटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, थैनेटोस और लॉगस। थैनेटोस मतलब होता है ग्रीक गॉड ऑफ डेथ। आपको लग रहा होगा क्यों ग्रीक गॉड ऑफ डेथ, तो क्योंकि ये जो है ये पीसफुल डेथ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये वर्ड लिया गया है थैनेटोस। और लॉगस मीन्स हो गया साइंस। तो एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जो डेथ के सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करती है उसे हम थैनेटोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, कॉज ऑफ डेथ, bodily changes that accompanies the death and its medico-legal significance। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ते हैं हम थैनेटोलॉजी के अंदर, डेथ का कॉज क्या है, डेथ के जस्ट बाद क्या क्या बॉडी में चेंजेस देखने को मिले हैं और मेडिको-लीगल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब पढ़े हम डेथ की डेफिनेशन। तो हमारी बॉडी के जो 3 वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट और लंग्स, जब ये तीनों काम करना बंद कर दें, कंप्लीट और इरिवर्सिबल स्टॉपेज हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेथ। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं बाइसेप्स ट्राइपॉड ऑफ डेथ। ट्राइपॉड क्यों बोलते हैं, अब तो सभी ने देखा है ट्राइपॉड क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ट्राइपॉड के कैसे होता है, 3 लेग्स होते हैं, उसी के ऊपर वो खड़ा रहता है, स्टैंड करता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ के 3 पिलर्स हैं जिसपे हमारी लाइफ पूरी टिकी हुई है। ठीक है, तो क्या 3 है हमारा, ब्रेन, हार्ट एंड लंग। जब इनका कंप्लीट और इरिवर्सिबल स्टॉपेज होगा तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डेथ। तो मैं जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो आईपीसी पूछा जा सकता है कि डेथ किस आईपीसी में डिफाइंड है। ठीक है, तो आईपीसी 46 में डिफाइंड है, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखा है, डेथ डिनोट्स डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। बस इतना सा सेंटेंस लिखा है आईपीसी 46 में। इसको और किस में बताया गया है, तो सेक्शन 2B के अंदर भी बताया गया है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसमें लिखा हुआ है, अगर लाइव बर्थ की बात, किसी के होने के बाद, बर्थ होने के बाद अगर उसकी लाइफ के सारे एविडेंस परमानेंटली डिसअपियर हो जाते हैं तो उस कंडीशन को डेथ कहते हैं। तो सेक्शन 2B में क्या लिखा हुआ है, परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ ऑल एविडेंसेस ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर लाइव बर्थ हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद करना है कि लीगल डेफिनेशन क्या क्या है। डेथ की स्टेजेस या फिर डेथ की फेजेस, तो जो डेथ है उसके 2 फेजेस हैं, फर्स्ट वन इज सोमेटिक डेथ एंड सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर डेथ। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो ऐसा नहीं है कि बॉडी की हर सेल, हर टिश्यू सब एकदम से रुक जाता है। ठीक है, पहले तीनों वाइटल ऑर्गन स्टॉप होते हैं, फिर धीरे धीरे उनसे होने वाले जो फंक्शन है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तो सोमैटिक डेथ क्या होगा, जब हमारे तीनों वाइटल ऑर्गन में कंप्लीट और इरिवर्सिबल स्टॉपेज होगा, तीनों ऑर्गन्स हमारे वर्क करना बंद कर देंगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सोमैटिक डेथ। बट बाद में धीरे धीरे जब इंडिविजुअल टिश्यू और सेल की डेथ होगी उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। क्योंकि हमारी बॉडी में ये 3 वाइटल ऑर्गन के अलावा और भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज है, सेल्स है, तो सब एक बार में तो बंद नहीं होता है। तो जब इन सेल्स का, इन टिश्यूज का इंडिविजुअली डेथ होता है तब उस कंडीशन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। और जो फर्स्ट जो कंडीशन जब इरिवर्सिबल और कंप्लीट स्टॉपेज होता है तीनों वाइटल ऑर्गन का, उसे हम सोमेटिक डेथ बोलते हैं। ठीक है, तो सोमेटिक डेथ प्रोसीड्स मॉलिक्यूलर डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ्स अकर आफ्टर सोमेटिक डेथ। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो जब भी तीनों वाइटल ऑर्गन स्टॉप कर देते हैं बट उस कंडीशन में मसल्स जो होती है वो थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलाई से
रिस्पॉन्स देती है। बट जब एक बार अगर इंडिविजुअल सेल्स और टिश्यूज की डेथ हो जाएगी तो फिर कोई भी स्टिमुलस देखने को नहीं मिलती। इसका कंफर्मेशन कैसे होगा सोमेटिक डेथ का? तो हॉस्पिटल्स में जैसे आपने देखा ही होगा, ईसीजी मशीन पे एक फ्लैट लाइन, ठीक है, तो फ्लैट ईसीजी और ईईजी और एब्सेंट ब्रेथ साउंड इसका कंफर्मेशन होता है। बट कंप्लीट इंडिविजुअल सेल और टिश्यू डेथ को कैसे पता करते हैं? एल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, हाइपोस्टेसिस, ये सभी उसके फीचर्स हैं। ये किससे रिजेम्बलेंस करता है? तो सोमेटिक डेथ जो है वो सस्पेंडेड एनिमेशन और कोमा से रिजेंबल करता है, लेकिन मॉलिक्यूलर डेथ जो होती है वो किसी भी कंडीशन से रिजेंबल नहीं करती है, क्योंकि वो तो लास्ट स्टेप है। उसके बाद ना ही बॉडी में कोई स्टिमुलस देखने को मिलती है ना ही कुछ, तो वो कंडीशन किसी से भी रिजेंबल नहीं करती है। थैनेटोलॉजी में थ्रू आउट आपके 3 टर्म जरूर सुनेंगे, मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ। अब इनको हम समझते हैं ये होते क्या, ठीक है। मोड ऑफ डेथ मतलब होता है कि किस तरीके से आपकी बॉडी में काम करना स्टॉप किया, ठीक है, हाउ द बॉडी स्टॉप वर्किंग, और ऐसा क्या हुआ कि बॉडी रुक गई, ठीक है। तो व्हाट हैपन इनसाइड द बॉडी, जैसे बात की हमारी लाइफ के 3 पिलर्स हैं, हार्ट, लंग और ब्रेन। तो 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स क्या हो गए हमारे? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर मान लो किसी का सीवीएस का डिस्ट्रप्शन हुआ है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिंको। मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो एस्फिक्सिया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो कोमा। तो ये होता है मोड ऑफ डेथ, कि आखिर क्या हमारी बॉडी में रुका कि डेथ हुई, ठीक है, कि बॉडी में ऐसा क्या हुआ। तो अगर सीवीएस में प्रॉब्लम हुआ होगा तो सिंको, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा तो एस्फिक्सिया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा तो कोमा। मैनर ऑफ डेथ मतलब कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे, ठीक है, क्या डेथ नेचुरल कॉज की वजह से हुई है या अननेचुरल कॉज की वजह से हुई है। नेचुरल जैसे कोई पैथोलॉजी, कोई इन्फेक्शन, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर। अननेचुरल क्या होता है? जैसे एक्सीडेंट, सुसाइड और ह्यूमिसाइड। इसको हम बोलते हैं मैनर ऑफ डेथ। फिर आता है कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ मतलब कि किस रीजन की वजह से उस मोड, यानी सिनकोप हुआ, एस्फिक्सिया हुआ या कोमा हुआ, ये तीनों में से कंडीशन किस रीजन की वजह से ये कंडीशन हुई। तो हैंगिंग की वजह से एस्फिक्सिया डेवलप हुआ है, ड्राउनिंग की वजह से, हेमोरेजिक शॉक की वजह से, हेड इंजरी की वजह से कोमा हुआ है। तो मतलब क्या कॉज है, वो कॉज है। आई होप ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होगी। अब मोड ऑफ डेथ इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो मोड ऑफ डेथ कोमा, ठीक है। कोमा क्या है? अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ ए पर्सन कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट इनसेंसिबिलिटी और अनअराउजेबिलिटी, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो पर्सन होता है वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस होता है और किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होती है। एक और होता है वर्ड, वो होता है स्टूपर। स्टूपर जो वर्ड है उसके अंदर पेशेंट जो होता है वो पार्शियली कॉन्शियस होता है और वो डीप और पेनफुल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ये किस रीजन की वजह से हो सकता है? तो ब्रेन की वजह से, ब्रेन की इंजरीज की वजह से, ब्रेन की कोई डिजीज की वजह से, सिस्टमिक डिसऑर्डर्स की वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से। और कैसे हम कंफर्म करेंगे कि पर्सन जो है वो कोमा में है? तो 3 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टर्नल रब टेक्निक, सेकेंड वन इज सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर टेक्निक एंड थर्ड वन इज एपनियम टेस्ट। स्टर्नल रब टेक्निक में क्या होता है? जो नकल्स होते हैं उसे स्टर्नम पे काफी पेनफुल स्टिमुलस दी जाती है, नकल से स्टर्नम पे काफी पेनफुल स्टिमुलस दी जाती है, ये चेक करने के लिए कि जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर टेक्निक से थंब से, जो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन है, जो आई सॉकेट के ऊपर वाली अपर रिम है, उस पे थंब से प्रेशर लगाया जाता है ताकि पर्सन का मोटर रिस्पॉन्स चेक किया जाए। एपनिया टेस्ट के अंदर क्या होता है? जब पर्सन वेंटिलेटर पे होता है तो उसे 100% ऑक्सीजन डिलीवर कर दी जाती है और फिर उससे ऑक्सीजन कनेक्टिंग ट्यूब से उसे या फिर वेंटिलेटर से उसे डिस्कनेक्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो बॉडी है वो उससे रिस्पॉन्ड कर रही है या फिर ब्रीदिंग जो है वो स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। तो इन तीनों मेथड से ये चेक किया जाता है कि पर्सन जो है वो कोमा में है या नहीं है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेगी? तो मेनिंजस में इन्फ्लेमेशन,
कंप्रेशन फ्रॉम हेमोरेज, ट्यूमर और वेस्कुलर लीजन्स देखने को मिलेंगे। द सेकेंड कंडीशन इज एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो और उसकी वजह से डेथ हो तो उसे हम एस्फिक्सिया बोलते हैं। इसका हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे इंस्पेक्शन पे हमें कोई भी रेस्पिरेटरी मूवमेंट का ना देखना, पैल्पिटेशन पे रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स का ना होना, ऑस्कल्टेशन पे कोई भी ब्रेथ साउंड का सुनाई ना देना, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा। टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम 3 टेस्ट करते हैं, फेदर टेस्ट, मिरर टेस्ट और विंसलॉस टेस्ट। फेदर टेस्ट में हम जो एक फेदर लेते हैं और उसको हम नोज के फ्रंट में प्लेस करते हैं। अगर पर्सन ब्रीथ कर रहा होगा तो जो फेदर होगा उसके अंदर कोई तो मूवमेंट होगा, और अगर पेशेंट के अंदर एस्फिक्सिया होगा तो उस फेदर का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। मिरर टेस्ट कैसे करते हैं, तो अगर हम किसी भी मिरर को अगर हम उस पर वार्म या मॉइस्ट एयर रिलीज करते हैं तो आप देखना कभी भी उस पर वो वाइटिश ब्लर मिरर हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है उस एयर का। तो वैसे ही हम मिरर को नोज के फ्रंट में रखेंगे तो जो ब्रेथ है उसकी वजह से जो एयर है लंग्स से वो काफी वार्म होगी, काफी मॉइस्ट होगी, वो उस मिरर के सरफेस पे जाके कंडेंस हो जाएगी। तो वो ये हेल्प करता है कि जो पेशेंट है वो एस्फिक्सिया डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। विंसलो टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक बोल लेते हैं, बोल के अंदर हम वाटर फिल करते हैं और उसको हम चेस्ट पे प्लेस करते हैं, फिर हम उस पर कुछ लाइट रेस को फॉल करते हैं। अगर पर्सन सांस ले रहा होगा तो वाटर की सरफेस मूव करेगी जिसकी वजह से जो प्लेन है वो डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से जो लाइट रेज है वो भी रिफ्लेक्ट होती हमें नजर आएगी। तो इन सब टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या होगी, तो जो हार्ट की कैविटीज होगी उसमें का कंपेरेटिवली बहुत ही कम ब्लड होगा, ऑर्गन्स और जो कैपिलरीज वो काफी कंजेस्टेड होगी। द थर्ड वन इज सिनकोप। सिनकोप जो होता है, सिनकोप क्यों डेवलप होता है, तो जब सीवीएस डिस्टर्ब होता है तब सिनकोप डेवलप होता है। इसके कॉजेस क्या क्या होंगे, हार्ट डिजीजेस, पैथोलॉजिकल, हेमोरेज, एग्जॉस्टिंग डिजीजेस, वेगल इनिबिशन या फिर पॉइजनिंग। पॉइजनिंग जैसे डिजिटालिस, एकोनाइट, एकोनाइट इज नथिंग इट्स वत्सनाप, ठीक है, ओलिएंडर, टोबैको, इन सब की पॉइजनिंग में भी सिनकोप डेवलप होता है। तो इसका भी हम क्लिनिकली एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे हम रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल, फेमोरल, कैरोटिड, इन सब पे हम पल्सेशन को फील कर सकते हैं पैल्पेट करके। ऑस्कल्टेशन में हम अगर एब्सेंस ऑफ हार्ट साउंड है तो सिनकोप डेवलप हुआ है, प्रेजेंस है तो नहीं हुआ है। इसके अंदर अब कुछ टेस्ट के नाम मैंने ज्यादा लिखे, कुछ थोड़े भी आप याद कर सकते हैं बट काफी इजी है तो मैंने जस्ट मेंशन कर दिया ना। फर्स्ट वन इज डायफिनिस टेस्ट, ठीक है, नाम से काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा बट बहुत इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, पर्सन का जो हैंड है वो ऐसे आउटस्ट्रेच, बाहर की तरफ आउटस्ट्रेच करके एक ब्राइट लाइट के सामने रखेंगे ना, तो अगर उसमें सर्कुलेशन हो रहा होगा, अगर हमारा हार्ट वर्किंग है तो क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, तो अगर सर्कुलेशन हो रहा होगा तो उसका जो हाथ है वो हमें कैसा दिखेगा, पिंकिश और ट्रांसलूसेंट, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो हो रहा है। द सेकेंड वन इज इकार्ट्स टेस्ट। इकार्ट टेस्ट में क्या होता है, 1 ml ऑफ 20% एल्केलाइन डाई, ठीक है, फ्लोरेसेंस डाई मतलब जो शाइनी डाई होती है ना उसको लिया जाता है, उस सॉल्यूशन को डर्मिस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। अगर सर्कुलेशन हो रहा होगा तो जो फ्लोरेसेंस शाइनी डाई है वो फैल जाएगी, वो स्प्रेड करेगी, है ना, लोकली, बट अगर सर्कुलेशन एब्सेंट होगा तो वो स्प्रेड नहीं करेगी। प्रेशर टेस्ट जो तो हम आए दिन करते हैं, आप ना नेल को या फिंगर को किसी को भी प्रेस करके रिलीज करते हो तो देखते हो वो वापस तुरंत पिंक हो जाता है। तो अगर सिनकोप डेवलप होगा, अगर सर्कुलेशन एब्सेंट होगा तो वो वापस पिंक नहीं होगा। कट टेस्ट नाम से क्लियर एकदम, इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड किसी भी आर्टरी को, स्मॉल आर्टरी को हम कट करते हैं, तो अगर ऑफ कोर्स सर्कुलेशन हो रहा हो तो जो ब्लड है वो जर्की फैशन में फ्लो होगा, अंडर प्रेशर एकदम ब्लड का खतरनाक गश ऑफ ब्लड निकलेगा ना, बट अगर उसकी ऑलरेडी सिनकोप की वजह से डेथ हो चुकी होगी तो ऐसा कोई फिनोमिना हमें देखने को नहीं मिलेगा। हीट टेस्ट क्या होता है, अगर आज हम हमारा हाथ कभी ऐसे हम गर्म चीज को छू लेते हैं, बहुत ज्यादा हॉट वाटर हमारे हाथ पे गिर गया तो क्या होगा, तुरंत हमें ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे ना, वाइटल साइंस हमें देखने को मिलेंगे। बट अगर पर्सन में सिनकोप हुआ है, पर्सन की डेथ हो चुकी होगी तो हमें ऐसे कोई भी वाइटल साइंस देखने को नहीं मिलेंगे। ईसीजी ट्रेसिंग, कि ईसीजी जो है फ्लैट लाइन दिखाएगी तो मतलब सिनकोप डेवलप हो चुका है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग, साइनोसिस, पेटिशियल हेमरेज, कंजेशन एंड एडिमा ऑफ फेस,
विसरल कंजेशन, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने थैनेटोलॉजी पढ़ा, फिर हमने डेथ पढ़ा। डेथ किस आईपीसी में बताई गई है? तो 46 में। और किसमें बताई गई है? तो सेक्शन 2B में। डेथ के फेजेस क्या है? सोमेटिक एंड मॉलिक्यूलर। 3 टर्म्स हमने क्या क्या पढ़ी? मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ। मोड ऑफ डेथ क्या क्या है? कोमा, एस्फेक्सिया, सिंकोप, ठीक है। फिर हमने इसको कैसे कैसे देखा वो सब हमने देखा, क्या टेस्ट किए वो सब मैंने। तो आपको जब एग्जाम में आपको देखना होगा तो आप फटाफट से अगर ये पेज भी देखेंगे तो आपका तुरंत रिवीजन हो जाएगा। अब हम आते हैं साइंस ऑफ डेथ में। साइन ऑफ डेथ के क्वेश्चन जो है हमेशा पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं आते क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो मोस्टली टाइम जैसे सिंगल एरिया कि एक्सप्लेन अर्ली चेंजेस, एक्सप्लेन लेट चेंजेस, एक्सप्लेन इमीडिएट चेंजेस, है ना। तो ऐसे सिंगल सिंगल भी आते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सिंगल सिंगल पूछते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक के अंदर ही बहुत सारा कंटेंट होता है, ठीक है। साइन ऑफ डेथ क्या है? तो जो चेंजेस किसी बॉडी में डेथ के बाद होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं साइन ऑफ डेथ। जो हमें ये किस चीज में हेल्पफुल होते हैं? तो ये टाइम ऑफ डेथ, मतलब कि किस समय पे डेथ हुई है ये पता लगाने के लिए, और डेथ को सस्पेंडेड एनिमेशन से डिफ्रेंशिएट करने के काम आते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सोमेटिक डेथ किससे रिसेंबल कर रही है? सस्पेंडेड एनिमेशन से। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो साइन ऑफ डेथ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पर्सन की डेथ हुई है या फिर सस्पेंडेड एनिमेशन। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टार मार्क करती हूँ क्योंकि ये गलती मैंने मेरे एक टेस्ट में की थी, तो आप लोग बिल्कुल भी मत करना। एक्चुअली हमें क्या आदत होती है हमेशा अर्ली लेट, अर्ली मतलब हमारे लिए फर्स्ट स्टेज होता है, लेट मतलब एकदम लास्ट होता है, बट यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है? इमीडिएट चेंजेस, अर्ली चेंजेस और लेट चेंजेस। मेरे फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था क्लास के अंदर, उसके अंदर हमें मैम ने क्वेश्चन दिया था अर्ली चेंजेस। तो मैंने थैनेटोलॉजी उस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे ऐसा मतलब इतना सब कुछ पढ़ लिया जाता है कि एकदम उस कॉन्फिडेंस में कभी कभी आपसे बहुत छोटी सी बहुत गंदी वाली मिस्टेक हो जाती है ना। तो अर्ली चेंजेस मेरे को जैसे क्वेश्चन में दिखा अर्ली चेंज, मैं इतनी एक्साइटेड और मैंने क्या किया फटाफट से सारा चेंजेस लिखा, इरिवर्सिबल सीजेशन ये वो सब लिखा। और बाद में मुझे बाहर आके पता चला कि वो क्या है, वो इमीडिएट है। मुझे उस टाइम क्या क्लासिफिकेशन याद आ रहा था? अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इमीडिएट है ना कि इंटरमीडिएट। तो ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। IEL, ठीक है, ना कि IPL, ठीक है। हम IPL देखते हैं, आपको यहाँ पे IEL याद रखना है। इंटरमीडिएट चेंजेस, अर्ली चेंजेस और लेट चेंजेस। इंटरमीडिएट चेंजेस में क्या क्या होंगे? डेथ के तुरंत बाद क्या होता है? इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। अर्ली चेंजेस में क्या क्या होगा? चेंजेस इन स्किन, चेंजेस इन आई, changes in muscles, cooling of the body, which is also known as algor mortis, postmortem lividity, which is livor mortis, changes in muscle, rigor mortis। फिर लेट चेंजेस में हम पढ़ेंगे प्यूट्रिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, और ये दोनों लेट चेंजेस जो है ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही देखने को मिलते हैं, एडिपोसियर और ममिफिकेशन जो भी हम देखेंगे। इमीडिएट चेंजेस में पता है आपको क्या कंटेंट मिलते हैं? जो हमने मोड ऑफ डेथ में पढ़ा है वही सब चीजें, क्योंकि हम पढ़ भी तो वही रहे। स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो सोमेटिक डेथ के साथ साथ क्या होता है? हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो सीज हो जाता है, सब्जेक्ट जो होता है वो इनसेंसिबल होता है, ना ही उसकी कोई सेंसरी और मोटर फंक्शन काम कर रहे होते हैं, सारे रिफ्लेक्सेस खत्म, प्यूपिल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड और डायलेटेड होती है, और लाइट से उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो कैसे हम चेक करते हैं? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टर्नल रिप टेक्निक से, सुप्राऑर्बिटल प्रेशर टेक्निक से और एपनिया टेस्ट से। स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, सोमेटिक डेथ के साथ साथ जो रेस्पिरेशन है वो परमानेंटली सीज हो जाता है। इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन से। मेथड्स क्या क्या है? फेदर टेस्ट, मिरर टेस्ट, विंसलॉ टेस्ट। वैसे ही सोमेटिक डेथ के साथ साथ हार्ट का फंक्शन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, जिसको हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं पैल्पेशन से, ऑस्कल्टेशन से।
मेथड क्या क्या है, तो डाइटनेस टेस्ट, मैकनेस टेस्ट, इकार्ट टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, कट टेस्ट और हीट टेस्ट। तो ये सब मैं ऑलरेडी मोड ऑफ टेस्ट में बता चुकी हूँ, मोड ऑफ डेथ में। तो अगर इमीडिएट चेंजेस आते हैं तो आपको वही इसमें लिखना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा अर्ली चेंजेस। अर्ली चेंजेस में सबसे पहला चेंज हम देखेंगे स्किन के अंदर। स्किन जो होती है वो पेल हो जाती है और ऐश फेड हो जाती है। स्किन के अंदर जो भी कोलाजन होता है वो सब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इसकी वजह से स्किन अपनी इलास्टिसिटी खो जाती है, खो देती है, और फेस जो है वो काफी यंग लगता है। मतलब आपने हमेशा सुना होगा कि अगर कभी किसी को देखते वो पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगता है ना, किस वजह से, क्योंकि उनका कोलेजन जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, स्किन की सारी इलास्टिसिटी सब कुछ जा चुकी है, रिंकल्स सारे हट चुके हैं, और फेस जो है वो काफी यंग लगने लगता है। लिप्स एकदम ब्राउन हो जाते हैं डेसिकेशन की वजह से, ड्राई हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं ड्राइंग की वजह से। मसल्स में क्या क्या देखने को मिलता है, तो मसल्स जो है अपनी टोनिसिटी खो देती है और काफी फ्लैसिड हो जाती है। मसल्स में भी काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो हम आगे देखेंगे। बट फर्स्ट जो होता है स्किन के साथ साथ उस टाइम पे क्या चेंजेस होंगे अर्ली में, कि स्किन मसल जो है वो अपनी टोनिसिटी खो जाएगी और फ्लैसिड हो जाएगी। बट जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो अलाइव होता है और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। चेंजेस इन आई, आई के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो कॉर्नियर और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स खत्म हो चुका होता है। प्यूपिल्स होते हैं वो डायलेटेड होते हैं, क्यों, क्योंकि आइरिस की जो मसल्स उसका रिलैक्सेशन हो जाता है। पर कुछ टाइम बाद, जैसे राइगर मोर्टिस, जैसे अभी मैंने बताया ना कि मसल्स अभी जो है वो टोनिसिटी खो देगी, फ्लैसिड हो जाएगी, बट कुछ टाइम बाद तो राइगर मोर्टिस डेवलप होगा, तो उस टाइम आइरिस की मसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, आइरिस के मसल्स में भी राइगर मोर्टिस डेवलप होगा, तो जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। कॉर्निया जो होता है वो काफी क्या बोलते हैं हेजी हो जाता है, मतलब सारा लस्ट्रनेस है वो खत्म हो जाता है, वो डल हो जाता है, हेजी हो जाता है और ओपेक हो जाता है, ठीक है, ड्राइंग की वजह से। और जो सारा डस्ट और डेब्रिस जो है वो उसके अंदर डिपोजिट हो जाता है। बट जो ये हेजीनेस होती है ना वो टेम्पररी होती है। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, टेम्पररी। और ये जो अगर हम इसके अंदर कॉर्निया के अंदर एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी अगर डाल देंगे ना, तो वो जो हेजीनेस है वो रिमूव हो जाएगी। बट 10 से 12 घंटे बाद वो जो हेजीनेस है वो क्या होती है, वो परमानेंट हो जाएगी। अब इन सब चीज़ों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो जब फॉरेंसिक में बॉडी आती है तो हम उस टाइम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को पता नहीं होता ना कि डेथ कब हुई है, तो वो इन्हीं सब चीज़ों से चेक करते हैं। अगर वाटर की ड्रॉप डालने के बाद अगर वो हेजीनेस नहीं हट रहा है तो मतलब उन्हें आइडिया लग जाता है कि डेथ को कम से कम 12 घंटे तो हुआ ही है, हो सकता है ज़्यादा हुआ हो पर 12 घंटे से तो कम नहीं हुआ है। देखो, और ऐसे आइस में एक है ना हॉरिजॉन्टल डिस्कलरेशन हो जाता है जिसको बोलते हैं टैक्नोरे, है ना। ये कंजक्टाइवा के डेसिकेशन की वजह से होता है। और जो रेटिना जो होता है, रेटिना का जो ब्लड होता है वो फ्रेगमेंटेड नजर आता है, सेगमेंटेड नजर आता है डेथ के कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स के बाद ही। उसको हम बोलते हैं कैवर्कियन साइन, ठीक है। तो ये सब अगर कुछ वर्ड्स आप आपके आंसर में लिखोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इस टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ा है। अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हम इतना सुनते हैं। फर्स्ट वन इज एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस इज पोस्टमार्टम कूलिंग और चिल ऑफ डेथ, ठीक है। ये आपको सेकंड नेम्स भी याद होनी चाहिए, कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट आ जाते हैं व्हाट इज पोस्टमार्टम कूलिंग। एल्गर है, लाइवर है, ठीक है, या राइगर है, तो आपको ये सब सेकंड नेम्स पता होने चाहिए। हम जब बात करेंगे एल्गर मोर्टिस की, तो जब कोई भी पर्सन जिंदा होता है तो एक कांस्टेंट बैलेंस बना होता है उसकी बॉडी के अंदर, हीट प्रोडक्शन में और हीट लॉस में, ठीक है। बट जैसे डेथ होती है तो ये जो प्रोसेस है ये पूरी डिसरप्ट हो जाती है, ना हीट का प्रोडक्शन होता है और बॉडी जो है वो हीट लॉस करना स्टार्ट करती है और बॉडी कूल होना स्टार्ट करती है, ठीक है। कैडेवर के अंदर टेम्परेचर फॉल का क्या रीजन होता है, दो रीजन होते हैं। एक तो एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स जो है वो सीज हो चुके हैं और जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर्स है वो इनएक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो बॉडी जो है वो हीट को लूज करती है कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से। फेजेस ऑफ कूलिंग, क्या क्या फेजेस है, फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल फेज, द सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट फेज एंड लास्ट वन इज टर्मिनल फेज। आइसोथर्मल फेज के अंदर जैसे कि आप देखो ग्राफ के अंदर यही है ना, तो आइसोथर्मल फेज के अंदर क्या होता है, इतना टेम्परेचर में फॉल नहीं होता है,
ये स्टार्टिंग की 1 to 2 आवर्स की बात होती है, उस चीज को हम बोलते हैं आइसोथर्मल फेज, ठीक है। सेकेंड आता है इंटरमीडिएट फेज। उस फेज के अंदर लीनियरली टेम्परेचर बॉडी का जो है वो डिक्रीज होने लगता है 12 से 6 घंटे, ठीक, 12 से 16 घंटे। टर्मिनल के अंदर आप देखो 16 घंटे बाद भी है ना, ये जो कर्व है, ये चाहता तो ये कर्व यहाँ पहुंच सकता था, बट ये यहाँ नहीं पहुंचा, ये अभी भी लाइन से ऊपर है। क्यों? ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में बैक्टीरियल एक्टिविटीज जो है वो कंटिन्यू है। जब डिकम्पोजिशन होगा तब भी तो बैक्टीरिया इस बॉडी में वर्क करेंगे, इसलिए बॉडी का बिल्कुल टेम्परेचर एकदम जो ग्राफ को डाउन नीचे नहीं टच करता है, क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटी तो बॉडी में हो रही होती है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये फेजेस याद रखना, आइसोथर्मल, इंटरमीडिएट और टर्मिनल। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर फॉल होता है किस स्पीड से, तो समर्स के अंदर 0.75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, विंटर्स के अंदर 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर। ये मेजर कैसे किया जाता है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को इंसर्ट किया जाता है रेक्टम में या फिर सब हेपेटिक रीजन में। इससे हम टाइम सिंस डेथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम सिंस डेथ कैसे, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जब जो टेम्परेचर आया होगा, रेक्टल टेम्परेचर, सब हेपेटिक टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को माइनस करके और जिस सीजन में जो हमने ये एवरेज पढ़ा है ना, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो टाइम सिंस डेथ निकल के आ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ कूलिंग किस किस पे डिपेंड करता है, एज पे, कंडीशन ऑफ बॉडी में, मैनर ऑफ डेथ पे, एटमोसफियर कैसा है, क्लोथिंग कैसी है। जैसे अगर कपड़े ज़्यादा पहने होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोथिंग है, तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हीट लॉस करने में। एटमोसफियर, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि विंटर्स के अंदर ज़्यादा जल्दी बॉडी का कूलिंग होता है समर्स के कंपैरिजन में। मैनर ऑफ डेथ कि होमिसाइडल है, अग्रेसिव था, मतलब अलग अलग ना, तो उस हिसाब से भी वाटर में था, ड्राउनिंग था, तो जैसा मैनर ऑफ डेथ है उस अकॉर्डिंग भी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है। कंडीशन ऑफ बॉडी कैसा है, एज कैसा है, जैसे बेबी है तो बेबी का बॉडी भी छोटा सा होता है, ओल्ड एज है तो फुल्ली मैशिएटेड बॉडी होगा, तो वो सब भी फैक्टर्स कूलिंग में इफेक्ट करते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये साइन ऑफ डेथ है, तो ये टाइम सिंस डेथ को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। अब पढ़ेंगे लाइवर मोर्टिस। लाइवर मोर्टिस इज पोस्टमार्टम स्टेनिंग, जिसको लिविडिटी भी कहते हैं, हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं। ये सभी मीन्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। लाइवर मोर्टिस के अंदर क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसके अंदर जो ब्लड है वो डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, तो ये ग्रेविटी की वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्किन होगी डिपेंडेंट पार्ट्स की वो पिंक और डार्क पर्पलिश कलर की हो जाती है, ठीक है। आप जब भी बॉडी को देखेंगे ना, तो देखो आपको ऐसे दो एरिया दिख रहे हैं, एक ऐसा पिंक सा दिख रहा है, डार्क पर्पलिश दिख रहा है, और एक एरिया आपको व्हाइटिश व्हाइटिश दिख रहा है, ऐसे पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो व्हाइटिश पैचेस है इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट पैलर या फिर ब्लैंचिंग, और जो डार्क पर्पलिश और पिंकिश है उसे बोलते हैं स्टेनिंग या फिर हाइपोस्टेसिस, ठीक है। तो इसमें एक डिफरेंस क्या है, तो पहला तो ये कि स्टेनिंग और जो हाइपोस्टेसिस है ना, जो हाइपोस्टेसिस और स्टेनिंग यानी जो लाइवर मोर्टिस है वो ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन होता है स्किन का आफ्टर डेथ। कॉन्टैक्ट पैलर या फिर ब्लैंचिंग जो है वो व्हाइटिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है। हाइपोस्टेसिस किस वजह से होता है, ब्लड पूलिंग की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। कॉन्टैक्ट पैलर जो है वो अप्लाइड प्रेशर की वजह से, जहां जहां बोनी प्रोजेक्शन होगा ना वहां वहां प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से वो एरिया व्हाइट हो जाता है, ठीक है। अब पोस्टमार्टम लिविडिटी जो है यानी लाइवर मोर्टिस का जो पैटर्न है वो हमें कैसा कैसा देखने को मिल सकता है, तो अगर डेथ के बाद जो बॉडी है वो अगर सुपाइन पोजिशन में, तो जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है वो बैक ऑफ द बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका डिपेंडेंट पार्ट बैक ऑफ द बॉडी है तो वहां हमें देखने को मिलेगी। पर अगर डेथ हैंगिंग की वजह से हुई है तो वहां हमें जो देखने को मिलता है वो है ग्लव एंड स्टॉकिंग साइन, मतलब हैंड्स, फीट एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ फेस अबाउट द लाइगेज, ठीक है। तो जहां हम स्टॉक्स और स्टॉकिंग्स और ग्लव्स पहनते हैं ना वहां वहां लिविडिटी डेवलप होती है, इसलिए हम उसे स्टॉकिंग ग्लव साइन बोलते हैं। ड्राउनिंग के अंदर क्या होता है, बॉडी बाद में फ्लोट करने लगती है, बैक जो होता है वो अपवर्ड फेस करता है और लिम्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड हैंग करते हैं, इसलिए जो लिविडिटी है वो भी कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, एब्डोमेन पे, फेस पे
और लिम्स पे। ठीक है, कैसे लिविडिटी डेवलप होती है? तो अगर बॉडी जो है कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब पड़ी है तो जो डिपेंडेंट पार्ट्स है वहाँ ग्रेविटी की वजह से वो ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट होगा और लिविडिटी अपीयर होने लगेगी। जैसे डेथ के जस्ट 1 घंटे बाद क्या होगा, स्मॉल पैचेस बनेंगे डिपेंडेंट पार्ट्स में। ठीक है, 2-3 घंटे बाद क्या होगा, ये स्मॉल पैचेस इंक्रीज होंगे और साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। 5-6 घंटे बाद क्या होगा, ये लिविडिटी कंप्लीट स्प्रेड करेगी और एकदम अपना जगह ना फुल्ली एरिया में स्प्रेड कर जाएगी। अगर 5-6 घंटे तक भी स्टिल अनडिस्टर्ब, मतलब अगर तब भी उस बॉडी कहीं भी उसको मूव नहीं किया गया, वो जो लिविडिटी वो वहाँ पर वेल डेवलप्ड होगी और फिक्स्ड हो जाएगी। बट अगर इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया गया इनिशियली, तो जो लिविडिटी के पैचेस है वो उस जगह से डिसअपियर होके वो न्यू डिपेंडेंट पार्ट्स पे रीअपियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है कलर ऑफ लिविडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है। इससे हम कॉज ऑफ डेथ पे आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर जो लिविडिटी है उसका कलर चेरी रेड होता है। साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर ब्राइट ब्रिक रेड होता है। CO2 पॉइजनिंग के अंदर ब्लूइश लिविडिटी होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर ग्रीनिश लिविडिटी होती है। ये एमसीक्यू का भी फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है? तो इट इज अ साइन ऑफ डेथ, टाइम कैन बी एस्टिमेटेड, कॉज ऑफ डेथ कैन बी डिटरमाइंड। जैसे अभी देखा ना कि किस किस पॉइजनिंग में अलग अलग कलर देखने मिलता है। ठीक है, वैसे कॉज ऑफ डेथ देख सकते हैं। ब्लड हेमोरेज स्पॉट्स जो है वो, हाँ ये याद रखना है कि जो ब्लड के हेमोरेजिक स्पॉट्स होते हैं उसमें और पोस्टमार्टम लिविडिटी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको हमें अच्छे से एनालाइज करना होता है। The last one is rigor mortis, which is also very important, also known as cadaveric rigidity. जैसे किसी की डेथ होती है तो जो मसल है उसके अंदर 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी रिलैक्सेशन, जिसे हम फ्लेसिडिटी भी बोलते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बताई थी कि इनिशियली जो मसल है वो अपनी टोनिसिटी लूज करती है और फ्लेसिड हो जाती है। बट 2-3 घंटे बाद जो है राइगर मोर्टिस डेवलप होता है। बट राइगर मोर्टिस का जो टाइम ड्यूरेशन है तब तक राइगर मोर्टिस रहेगा, बट उसके बाद फिर से जो मसल्स है वो सेकेंडरी रिलैक्सेशन में मूव करती है और बाद में बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देती है। राइगर मतलब क्या होता है? रिजिडिटी, और मोर्टिस मतलब होता है डेथ। तो इन शॉर्ट राइगर मोर्टिस मतलब क्या है? रिजिडिटी आफ्टर डेथ। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर क्या क्या होता है? स्टिफनिंग होती है, शॉर्टनिंग होती है मसल्स की, और ओपेसिटी होती है मसल्स की। शॉर्टनिंग जो होती है ये बहुत ही कम होती है, लिटिल्स, इतनी ऑब्जर्वेबल नहीं होती है, बट फिर भी शॉर्टनिंग होती है ना। तो क्या क्या होता है? स्टिफनिंग ऑफ मसल, लिटिल बिट शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स एंड ओपेसिटी ऑफ मसल। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। जब राइगर मोर्टिस डेवलप होता है वो क्या करता है? इट मार्क्स द एंड ऑफ सेलुलर और मॉलिक्यूलर लाइफ ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, ये एंड को मार्क करते हैं। राइगर मोर्टिस इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रोग्रेशन कैसे होता है? तो सबसे पहला ये पॉइंट अलग से याद रखें, सबसे पहला राइगर मोर्टिस कहाँ डेवलप होता है? हार्ट मसल्स के अंदर, जो डेथ के 1 घंटे के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, बाकी बॉडी की सारी मसल्स, चाहे वो इनवॉलेंट्री हो चाहे वॉलेंट्री हो, सबके अंदर राइगर मोर्टिस डेवलप होता है। और किस पैटर्न के अंदर होता है? उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल टू डिस्टल प्रोग्रेशन, या फिर हेड टू टू प्रोग्रेशन ऑफ राइगर मोर्टिस। ठीक है, इसके अंदर पहले जो होगा आईलेट्स और फेस की मसल्स में डेवलप होगा, फिर नेक की मसल्स में डेवलप होगा, फिर ट्रंक की मसल्स में, फिर फाइनली लिम्स की मसल्स में राइगर मोर्टिस डेवलप होगा। बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है। ठीक है, रूल ऑफ 12, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन तीनों लाइन से भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। राइगर मोर्टिस को डेवलप होने में भी 9 से 12 घंटे लगते हैं।
ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद 2-3 घंटे बाद धीरे धीरे राइगर मोटिस डेवलप होने लगता है, बॉडी की मसल स्टिफ होती है ना, होना स्टार्ट कर देती है, बट उसे फुल्ली डेवलप होने के लिए 12 घंटे लगते हैं। और फिर इट ऑल्सो परसिस्ट फॉर ऑल्सो 12 आवर्स, ये 12 घंटे तक परसिस्ट करता है, 12 घंटे तक राइगर मोटिस रहता है। 12 घंटे के बाद वापस क्या होता है, ये पास ऑफ होने लगता है। वापस कौन सी स्टेज आती है, सेकेंडरी रिलैक्सेशन वाली। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है वो काफी मसल फाइबर से मिलके बनी होती है ना। इन मसल्स के अंदर जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन से ना। एक्टिन और मायोसिन जब इंटरडिजिट करते हैं तभी हमारी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, तभी मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन भी होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी वजह से होता है, एटीपी की वजह से, ठीक है। एटीपी इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। तो जब तक एटीपी है तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहेगा, है ना। और ये एटीपी जो है, इसका प्रोडक्शन जो होता है बॉडी में होता रहता है कंटिन्यू, और ये जाके मसल्स में ग्लाइकोजन रिजर्व की फॉर्म में स्टोर होती रहती है। तो जब तक ग्लाइकोजन रिजर्व मसल के अंदर प्रेजेंट है तब तक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो डेथ के बाद भी क्यों मसल्स रिस्पॉन्ड करती है केमिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई से, क्योंकि जो ग्लाइकोजन रिजर्व है उसके अंदर एटीपी स्टोर है। जब तक वो एटीपी स्टोर फुल्ली खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहेगा। जैसे ही वो खत्म होगा बॉडी के अंदर क्या डेवलप होगा, राइगर मोटिस, क्योंकि जो एक्टिन मायोसिन है फिर बाद में वो एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है और जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती है, फिर उसके अंदर वापस रिलैक्सेशन वाला सीन नहीं डेवलप होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मसल मास किससे बना है, लॉन्ग फाइबर से। ये जो लॉन्ग फाइबर्स है ये किससे पैक्ड है, मायोफाइब्रिल से। मायोफाइब्रिल 2 प्रोटीन से बना है, एक्टिन और मायोसिन से। एक्टिन मायोसिन जब इंटरडिजिट होते हैं तब रिलैक्स स्टेट भी होती है और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट भी होती है। रिलैक्स स्टेट में कम इंटरडिजिटेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ज्यादा इंटरडिजिटेड होते हैं। इनका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कौन कंट्रोल करता है, एटीपी। और एटीपी मसल्स के अंदर हाई कंसंट्रेशन के अंदर स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन स्टोर की फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या क्या फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट वन इज मस्कुलर एक्टिविटी। कैसे, तो आप ये इजीली, अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा तो इजीली आप समझ सकते हो कि अगर कुछ ऐसे रीजंस की वजह से डेथ हुई जिसमें मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा हुई है तो जो स्टोर्ड एटीपी हुआ होगा वो भी डिप्लीट हो चुका होगा, तो राइगर मोटिस का ऑनसेट जल्दी होगा। और जब राइगर मोटिस का ऑनसेट जल्दी होता है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है परसिस्ट करने का वो भी क्या होता है, शॉर्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल दो तो मैं, अगर किसी की ड्राउनिंग की वजह से डेथ हुई है तो उसने ऑफकोर्स खुद को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे डेथ से पहले, तो उसकी एटीपी काफी यूज हुई होगी, इसकी वजह से ग्लाइकोजन स्टोर भी कम होगा और राइगर मोटिस उसकी बॉडी में जल्दी डेवलप हो जाएगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जैसे टेम्परेचर ज्यादा है तो फास्ट, क्योंकि जल्दी जल्दी वो है जैसे तैसे बॉडी को थोड़ा कंट्रोल, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा तो जल्दी से उसका राइगर मोटिस डेवलप होगा। और टेम्परेचर अगर कम होगा तो राइगर मोटिस क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। एज, इन्फेंट के अंदर अर्ली, ओल्ड एज के अंदर अर्ली। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में मसल मास कम होता है। बेबी का तो वैसे भी मसल मास कम होता है, तो मसल मास कम है तो ग्लाइकोजन स्टोर भी कम होगा, ठीक है। ग्लाइकोजन रिजर्व कम है तो एटीपी भी कम अमाउंट में स्टोर होगी। ओल्ड पीपल के अंदर मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो उनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए उनकी बॉडी में भी राइगर मोटिस जल्दी डेवलप हो जाता है। ग्लाइकोजन रिजर्व, क्योंकि सारे केसेस इनडायरेक्टली तो इसी से रिलेटेड है, तो ग्लाइकोजन रिजर्व ज्यादा तो राइगर मोटिस डिलेड डेवलप होगा, क्योंकि जब तक एटीपी है तब तक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहेगा। और अगर ग्लाइकोजन रिजर्व कम है तो राइगर मोटिस जल्दी डेवलप हो जाएगा। मोड ऑफ डेथ में ऑलरेडी मतलब जैसे एग्जांपल दे चुकी हूँ मस्कुलर एक्टिविटी में, कि अगर वायलेंट डेथ होगी तो अर्ली डेवलप होगा क्योंकि वो पर्सन खुद को बचाने के लिए अपनी एटीपी ऑलरेडी यूज कर चुका होगा। पर एक कंडीशन है सेप्टिसीमिया, विच इज ए काइंड ऑफ इन्फेक्शन जिसके अंदर राइगर मोटिस एब्सेंट होता है, क्योंकि क्रॉनिक है तो बॉडी ऑलरेडी फुल्ली बहुत थक चुकी होती है, तो पूरी एटीपी सब खत्म। अब आता है हमारा लेट चेंजेस। लेट चेंजेस में आता है हमारा प्यूट्रिफिकेशन और डिकम्पोजिशन। अब मतलब राइगर मोटिस हुआ, परसिस्ट किया 12 घंटे, 12 घंटे में पास ऑफ हुआ,
उसके बाद मसल्स क्या होती है, फिर से रिलैक्स हो जाती है ना। फिर उसके अंदर रिलैक्स क्यों होती है, क्योंकि बॉडी का डिकम्पोजिशन स्टार्ट, रिलैक्स क्यों होती है, क्योंकि बॉडी का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इट इज अल्टीमेट फेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अल्टीमेट फेट, जिसके अंदर फाइनली ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक स्टेट में बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी। डिकम्पोजिशन या फिर प्यूरिफिकेशन के अंदर दो प्रोसेस होती है, ऑटोलाइसिस, सेकेंड इज बैक्टीरियल एक्शन। ऑटोलाइसिस के अंदर क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं उसकी सॉफ्टनिंग होती है और उसका लिक्विफिकेशन होता है, बट ये एक स्टेराइल कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। ऑटोलाइसिस के लिए कोई भी ऐसे इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, डेथ हो गई है तो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर ऑटोलाइसिस स्टार्ट होगा, इसका कोई भी रिलेशन बैक्टीरिया से नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर डेथ के बाद क्या होगा कि एकदम से बॉडी के अंदर खुद के सारे टिश्यूज डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो सेल के अंदर जो लाइटिक एंजाइम्स हैं वो सब क्या होंगे, रिलीज होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर, और ये जो लाइटिक एंजाइम्स है वो बॉडी के दूसरे सेल्स को, टिश्यूज को ब्रेक करना, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसको हम सिर्फ फ्रीजिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, -20 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, ऑटोलाइसिस जो है वो कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी की उसको जरूरत नहीं है, वो स्टेराइल कंडीशन में भी होता है, इसलिए इसे एसेप्टिक केमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो MCQ क्वेश्चन कि ऑटोलाइसिस को क्या कहा जाता है, या फिर सीधा ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एसेप्टिक प्रोसेस है। उसमें कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उसमें एक ये भी रहेगा ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस के लिए स्टेराइल कंडीशन में भी ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो सकता है, इसलिए इसे एसेप्टिक केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। फिर डिकम्पोजिशन का सेकेंड स्टेप आता है बैक्टीरियल एक्शन। ये सेकेंड है, बट ये सबसे डोमिनेंट प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का। जो मोस्टली बैक्टीरियाज है वो कहाँ से आते हैं, बावल से, बट बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी एंटर करते हैं और ओपन स्किन वुंड से भी एंटर करते हैं, पर मोस्टली कहाँ से एंटर करते हैं, बावल से, और उसमें भी एक नेम कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। ठीक है, अगर डेथ किसी की बैक्टीरियल डिजीज की वजह से हुई है तो जो प्यूरिफिकेशन होगा वो बहुत फास्टर होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में बैक्टीरियाज है, तो बैक्टीरियल एक्शन फास्ट होगा, जल्दी से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ब्लड जो होता है एक एक्सीलेंट मीडियम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो जिन ऑर्गन्स के पास ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है उनका प्यूरिफिकेशन पहले हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो लार्ज बहुत सारे अमाउंट ऑफ एंजाइम्स बनाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन पे, फैट्स पे, इन सभी पे काम करते हैं, उन सबको ब्रेक डाउन करते हैं और सारे टिश्यूज को सबको डैमेज करते हैं। अगर कोई एक एंजाइम आपको याद करना, जैसे हमने याद किया कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ से एंटर करते हैं, बावल से, एक एग्जांपल हमने क्या याद किया, क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम भी वही सीक्रेट करता है, वो है लेसिथिनीज। कौन प्रोड्यूस करता है, तो क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। ये जो है ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरियल एक्शन के अंदर। ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या है बैक्टीरिया एक्टिविटी के लिए, तो 70 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिकम्पोजिशन के एक्सटर्नल साइंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने लगा है, तो 4D क्या क्या है, डिस्कलरेशन, डिस्टेंशन, डिग्रेडेशन एंड डिसोल्यूशन। डिस्कलरेशन क्या होता है, जितनी भी प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स है उसका ग्रीनिश डिस्कलरेशन होने लगता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, जिसकी वजह से जितनी भी जो प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स है वो कुछ ऐसी नजर आती है, ग्रीनिश या फिर डार्क ब्राउनिश। इसको मार्बलिंग ऑफ स्किन भी कहा जाता है। एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन था कि मार्बलिंग ऑफ स्किन किसकी वजह से होता है, तो उसके अंदर ऑप्शन था ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डिस्टेंशन, क्योंकि बहुत सारे गैसेस का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर पूरा ऐसे डिस्टेंशन लगता है, फूल चुकी होती है बॉडी। डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन की वजह से जो एनाटॉमिकल इंटीग्रिटी होती है स्किन की, हेयर्स की, नेल्स की, वो सब क्या होती है, डिग्रेड होने लगती है। डिसोल्यूशन, डिकम्पोजिशन का फाइनल यही है ना कि बॉडी के सारे ऑर्गन और टिश्यूज का लिक्विफिकेशन होना और डिसअपियरेंस ऑफ ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ये 4Ds आपको याद रखना है।
अब आता है लास्ट प्रोसेस विच इज स्केलेटनाइजेशन। ये लास्ट स्टेप होता है प्यूट्रिफिकेशन का, जिसके अंदर बॉडी में सिर्फ बेयर स्केलेटन बचता है। और अगर किसी की बॉडी को डीपली बुरी किया गया है, मतलब बरीड कर दिया गया है, गड्ढा खोद के गाड़ दिया गया है, तो 8 मंथ से 1 साल के अंदर जो है उसका स्केलेटनाइजेशन हो जाता है। बॉडी का सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन वाला पार्ट हमें उसके अंदर मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि 2 और प्रोसेस हम देखेंगे, एडिपोसियर और मम्मिफिकेशन, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर देखने को मिलती है। एडिपोसियर, नाम से ही आपको याद रखना है एडिपोसियर है क्या। ठीक है, एडिपोसियर एक वैक्स लाइक मटेरियल है। ठीक है, तो एडिपोसियर कब होता है, तो ये एक लेट चेंज है जो आफ्टर द डेथ हमें देखने को मिलेगा, बट कुछ अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर जो बॉडी का जो फैट होता है वो फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एक वैक्स लाइक मटेरियल बनाता है जिसे हम बोलते हैं एडिपोसियर। ठीक है, ये कुछ ऐसा नजर आता है बॉडी पे, कुछ ऐसा व्हाइटिश कोई वैक्सी सब्सटेंस देखने को मिलता है, इसी को एडिपोसियर बोलते हैं। एडिपोसियर फैट का फैटी एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से बनता है। और क्या होता है, किस प्रोसेस के वजह से, तो फैट का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजनेशन। ठीक है, फैट के हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजनेशन की वजह से एक वैक्सी सब्सटेंस बनता है बॉडी के ऊपर, जिसे एडिपोसियर बोलते हैं। ये किन कंडीशन के अंदर होता है, ये याद रखना, एनारोबिक कंडीशन और जिस एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा मॉइस्चर हो, ठीक है, ज्यादा वार्म हो और लिमिटेड ऑक्सीजन हो। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा है एनारोबिक कंडीशन, उस कंडीशन में बॉडी के अंदर एडिपोसियर बनने के चांसेस होते हैं। ये उन बॉडीज के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है जो वाटर में सबमर्ज्ड होती है। ठीक है, और एडिपोसियर ऑफ कोर्स फैट के हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोलाइसिस से बन रहा है। तो जिन बॉडी पार्ट्स के अंदर फैट ज्यादा अमाउंट में होता है उसमें ये प्रीडोमिनेंटली मिलेगा, जैसे फेस, चीक्स, ब्रेस्ट, एब्डोमेन और बटक्स। इसका मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या है, तो उन फैटी एरियाज में जब एडिपोसियर बन जाता है तो उसका फिर प्यूरिफिकेशन होगा नहीं, एडिपोसियर ही बन के खत्म हो जाएगा प्रोसेस वहीं। तो जो फेशियल फीचर्स रहते हैं वो वेल प्रिजर्व रहते हैं, तो फ्यूचर में कभी भी अगर वो बॉडी किसी को मिलती है तो उसके आइडेंटिफिकेशन को स्टैब्लिश करने में हेल्प मिलती है। कॉज ऑफ डेथ भी पता लगता है, क्योंकि इंजरीज भी जो होती है वो प्रिजर्व हो जाती है, क्योंकि इसमें तो नहीं होगा ना कि बॉडी का पूरा प्यूरिफिकेशन होगा, नहीं, एडिपोसियर बन के स्टॉप हो जाता है। टाइम सिंस डेथ हम अंदाजा लगा सकते हैं, और प्लेस ऑफ डिस्पोजल भी पता लग सकता है। क्यों, क्योंकि एडिपोसियर कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में हमें देखने को मिलेगी। तो अगर वो बॉडी कहीं ऐसी जगह पर मिलती है जहाँ एडिपोसियर बनने के चांसेस नहीं है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेथ किसकी कहीं और हुई थी। द सेकेंड इज ममिफिकेशन। ममिफिकेशन भी लेट पोस्टमार्टम चेंज है, जो कि जिसके अंदर बॉडी कैसी हो जाती है, एकदम ड्राई, श्रिवल्ड और लेदरी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल बॉडी से जा चुका होता है। ये किन कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, तो हॉट और ड्राई क्लाइमेट्स के अंदर, जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो पर ह्यूमिडिटी कम हो, और ये जो है डेजर्ट एरियाज के अंदर या फिर ड्राई रूम्स के अंदर भी हो सकता है, जहाँ बॉडी का मॉइस्चर पूरा एब्जॉर्ब हो सकता है, मॉइस्चर पूरा लॉस हो सकता है, उसकी वजह से बॉडी पूरी ड्राई हो सकती है। उस कंडीशन में क्या होता है, ममिफिकेशन हो जाता है बॉडी का। जनरली क्या होता है, डेथ के बाद बॉडी का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। बट अगर बॉडी का सारा वाटर जो है वो क्विकली इवेपोरेट हो जाए तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी रॉटिंग की वजह से, मतलब इंस्टेड ऑफ रॉटिंग, डिकम्पोजिशन की जगह उसका क्या होगा, वो बॉडी पूरी ड्राई होके श्रिंक होके वैसी की वैसी रह जाएगी। 3 से 12 महीने टाइम लगता है। क्रॉनिक आर्सेनिक और एंटीमनी पॉइजन्स में भी ममिफिकेशन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन, तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तब भी ममिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे ये देखो ऐसे हाथ हो जाते एकदम फुल्ली ड्राई श्रिवल्ड। ठीक है, इससे क्या क्या पता चलता है, तो टाइम सिंस डेथ, प्लेस ऑफ डिस्पोजल का आइडिया लग सकता है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ये होगा। आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है क्योंकि जो बॉडी के पार्ट्स है वो काफी क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व्ड हो जाते हैं। अब आता है हमारा ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। फॉरेंसिक टर्म्स के अंदर हम बोले
Autopsy is a systemic examination of a dead body by a medical officer to determine the cause of death and to collect medical legal evidences. ऑटोप्सी क्या होता है? एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है जो कि मेडिकल ऑफिसर करता है ताकि वो कॉज ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ भी पता लगा सके और कुछ एविडेंसेस कलेक्ट कर सके जिससे कि कोर्ट को वो केस सॉल्व करने में इजी हो। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो कॉज ऑफ डेथ को फाइंड करना, डेथ को कितना टाइम हुआ है ये पता लगाना, मैनर क्या है, नेचुरल है, एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है या होमिसाइडल है, क्योंकि बहुत बार होता है सुसाइडल केसेस को होमिसाइडल दिखाया जाता है, होमिसाइडल को सुसाइडल दिखाया जाता है, तो उन केसेस के अंदर ऑटोप्सी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। डिसीज को आइडेंटिफाई, जैसे कोई अननोन किसी को बॉडी मिली है जिसको कोई पहचानने से इनकार कर रहा है तो उसकी बॉडी का आइडेंटिफिकेशन स्टैब्लिश किया जाता है, सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है उनका, और कोर्ट के अंदर मेडिको लीगल केसेस में एविडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। ऑटोप्सी के टाइप्स भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, एक नहीं, दो नहीं, मैंने तीन यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर में ऑटोप्सी का क्वेश्चंस देखा है। ऑटोप्सी के क्या टाइप्स है? तो फर्स्ट वन इज मेडिको लीगल ऑटोप्सी, सेकंड इज पैथोलॉजिकल या फिर क्लिनिकल ऑटोप्सी, द थर्ड वन इज एनाटॉमिकल या फिर एकेडमिक ऑटोप्सी। मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्या होती है? जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट करता है। इसका पर्पस क्या होता है? जब भी डेथ सस्पिशियस हो, अननेचुरल है या फिर सडन हो, उन केसेस के अंदर कॉज ऑफ डेथ को पता लगाना और इसको मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस के ऑर्डर पर ही किया जाता है। पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल ऑटोप्सी क्या होती है? ये हॉस्पिटल के अंदर जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं रिलेटिव्स के कंसेंट के बाद ही। ये क्यों किया जाता है? जैसे बहुत सी डिजीजेस ऐसी होती है जिसके बारे में अगर पैथोलॉजिस्ट जानना चाहता है कि इस ट्रीटमेंट से वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था या फिर इस डिजीज के अंदर और क्या बेटरमेंट के लिए किया जाता था, उस डिजीज पर और स्टडी करना चाहता है, तो ये उस केसेस के अंदर पैथोलॉजिकल या फिर क्लिनिकल ऑटोप्सी की जाती है। द थर्ड वन इज एनाटॉमिकल और एकेडमिक ऑटोप्सी, जो कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट करता है टीचिंग और रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है, जो कॉलेजेस में होता है वो क्या है? एनाटॉमिकल और एकेडमिक ऑटोप्सी। इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो प्रीलिमिनरी स्टेप्स, पूरा आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ डेटा, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन, हर ऑर्गन्स को देखा जाता है कि कौन सा ऑर्गन कंजेस्टेड है ये वो, और सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो होता है सैंपल लिया जाता है, उन सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर रिकंस्ट्रक्शन मतलब वापस बॉडी को स्टिच करके रख दिया जाता है। ठीक है, रूल्स और रिक्वायरमेंट्स क्या मेडिकल लीगल एस्पेक्ट के लिए? तो रिटन रिक्वेस्ट होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और मजिस्ट्रेट से ऑर्डर होना चाहिए, बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए रिलेटिव्स और विटनेस से, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बॉडी के साथ बिल्कुल होनी चाहिए कि उस टाइम पे पुलिस ने क्या क्या देखा था, फिर पोस्टमार्टम में क्या क्या देखा गया, तो सब कुछ रिटर्न होते हैं। ऑटोप्सी मेडिकल लीगल केसेस से काफी रिलेशन रखती है, तो सब चीज काफी ऐसे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखी जाती है। ऑटोप्सी एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही करता है, टाइम, डेट, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो एविडेंस कलेक्ट किए गए उसकी चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना चाहिए ताकि कोई बीच में उसे चेंज ना कर पाए। बॉडी की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ऑटोप्सी खत्म हुआ एंड नेक्स्ट इज एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन क्या होता है? लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ ए बरीड बॉडी फ्रॉम द ग्रेव फॉर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन। बहुत बार क्या होता है, किसी कोई केस जो होता है वो अधूरा रहेगा, उस टाइम पे उस केस की इतनी अच्छे से अगर स्टडी नहीं हो पाई है और उसे कहीं पे बरीड कर दिए गए, तो क्या किया जाता है? वापस उसे डिग आउट किया जाता है मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के लिए। या फिर जैसे बहुत बार होता है कि है ना, कोई सेम केसेस देखने को मिलते हैं कि अरे ऐसे 5 साल 6 साल पहले भी सेम पैटर्न में किसी ने डेथ करना शुरू किया था ये वो, तो अगर उस टाइम कोई इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट रही होगी तो उन केसेस के अंदर एक्सह्यूमेशन किया जाता है, जो कि क्या है? लॉफुल डिगिंग है। ठीक है, लॉफुली लीगली उस बॉडी को वापस निकाला जाता है और मेडिको लीगल एग्जामिनेशन किया जाता है और वापस उसे रख दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉडी को आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन का पर्पस भी हो सकता है, कॉज, मैनर, टाइम ऑफ डेथ जो कि पहले नहीं पता लग पाए उसको भी पता किया जा सकता है, एडिशनल एविडेंसेस को
भी कलेक्ट किया जाता है कुछ डाउटफुल केसेस के अंदर। और पॉइजनिंग या फिर फाउल प्ले जो कि बरियल से पहले अगर किसी से मिस हो गए उसको सॉल्व करने के लिए भी ये किया जाता है। ये कब हो सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ रिटन ऑर्डर के बाद ही होगा, वो भी एक मजिस्ट्रेट के। ये सेक्शन 176 ऑफ CRPC के अंदर बताया गया है। इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है एक्सह्यूमेशन की। मेडिकल ऑफिसर का वहाँ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस का, विटनेस का भी होना कंपल्सरी है। प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। वापस बॉडी का एक्सह्यूमेशन के बाद या फिर एग्जामिनेशन के बाद रीबरियल को इंश्योर्ड करना है। द लास्ट विच इज अ नाइस टू नो क्वेश्चन बट बहुत इजी है तो आपको सुन लेना चाहिए, विच इज थॉटा। थॉटा क्या है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994। इसका पर्पस क्या है? तो मैंने यहाँ लिख रखा है RST, मतलब टू रेगुलेट रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू प्रिवेंट देयर कमर्शियल डीलिंग। एक टाइम था जब हम बहुत सुनते थे कि बहुत से लोगों ने उनकी किडनी बेच दी, उनको किडनैप करके उनकी किडनी निकाल ली। तो वो जो डीलिंग होती थी ना कमर्शियली, जिसके लिए लोग इतना लालच में आने लगे थे, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक्ट है 1994 में, जो कि रिमूवल, स्टोरेज और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन को रेगुलेट करते हैं। इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ों को डिफाइन किया गया है? फर्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन। इस एक्ट के अंदर ट्रांसप्लांटेशन को डिफाइन किया गया है। ट्रांसप्लांटेशन क्या है? तो ग्राफ्टिंग ऑफ एनी ह्यूमन ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम एनी लिविंग डिसीज्ड पर्सन टू सम अदर लिविंग पर्सन फॉर थेरेपेटिक पर्पस। ठीक है, किसी भी ऑर्गन या टिश्यू को ग्राफ्ट करना किसी लिविंग या डेड बॉडी से, डेड नहीं डिजीज्ड से, मतलब वही होगा डेड बॉडी से जिसके ऑर्गन्स और टिश्यू वर्किंग है, उसको किसी दूसरे लिविंग पर्सन की लाइफ को बेटरमेंट के लिए, थेरेपेटिक पर्पस के लिए ग्राफ्ट करना ही ट्रांसप्लांटेशन है। इसके अंदर डिफाइन किया गया है ब्रेन स्टेम डेथ को। ब्रेन स्टेम डेथ क्या है? तो ये वो स्टेज है जिसके अंदर ब्रेन स्टेम के जितने भी फंक्शन है वो परमानेंटली और इरिवर्सिबली सीज्ड हो चुके हैं। ठीक है, इसको डेफिनेशन को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी डिसीज के ऑर्गन्स को रिमूव करने से पहले ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि ब्रेन स्टेम डेथ उसको सर्टिफाइड है। और ब्रेन स्टेम डेथ कौन सर्टिफाई करता है? ट्रीटिंग फिजिशियन, इंचार्ज डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डॉक्टर। तो जब तक किसी भी डिसीज को ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा उसकी बॉडी से कोई भी ऑर्गन रिमूव नहीं किया जा सकता। और अगर कोई लिविंग पर्सन डोनेट करना चाहता है तो वो डोनर 18 ईयर्स का होना चाहिए। और ऑर्गन जब किसी डोनर की बॉडी से रिमूव होता है बिफोर डेथ तो उसको सिर्फ और सिर्फ नियर रिलेटिव्स को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत से लोग किसी को परेशान करते थे, ब्लैकमेल करते थे या फिर जबरदस्ती डोनेट कराते थे। तो ये रूल बना दिया गया कि अगर किसी को डोनेट करना है तो वो अपने नियर रिलेटिव्स को ही डोनेट कर सकते हैं। नियर रिलेटिव्स के अंदर 11 रिलेशनशिप्स को रखा गया। कौन से वो 11 रिलेशनशिप है? स्पाउस, वाइफ और हस्बैंड, ठीक है, स्पाउस हो गया, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। इन नियर रिलेटिव्स के अलावा कभी भी डोनर नहीं दे सकते हैं। लीगल एक्शन क्या क्या है? अगर कोई भी पर्सन किसी डेड या लिविंग किसी के भी इलीगली अगर ऑर्गन्स को सेल करता है तो उस पर लीगली एक्शन लिया जाएगा। ऐसे काम करने पर पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट दी जाती है। और अगर ऐसे काम से कोई भी एसोसिएटेड भी है तो उसे 5 साल की सजा और 10,000 रुपये तक का फाइन मिलेगा। अगर कोई कमर्शियल डीलिंग में इन्वॉल्व है तो उसे 2 से 7 साल की सजा और 10,000 से 20,000 तक का फाइन। और अगर इन केसेस के अंदर अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर इंगेज्ड है तो फर्स्ट टाइम ऑफेंस के अंदर उसका नेम जो है वो रजिस्टर स्टेट मेडिकल काउंसिल से 2 साल के लिए रिमूव कर दिया जाता है। अगर वो सब्सिक्वेंट फिर भी अगर वो रिपीटेडली करते हैं तो उसके नेम को परमानेंटली इरेज कर दिया जाता है। अगर हम इसको एक चार्ट फॉर्म में अगर क्विकली रिवीजन दे तो क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन कौन कर सकता है? लिविंग पर्सन भी कर सकता है,
डिसीज पर्सन भी कर सकता है, जिसकी डेथ हो चुकी है ना, डिसीज्ड। लिविंग पर्सन कब कर सकता है? जब डोनर 18+ हो और वो सिर्फ और सिर्फ अपने नियर रिलेटिव्स को ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है। नियर रिलेटिव्स में क्या आता है? ये 11 रिलेशनशिप्स आते हैं। डिसीज पर्सन कब कर सकता है? जब ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन मिल चुका हो। कौन सर्टिफाई करता है? ट्रीटिंग फिजिशियन, इंचार्ज डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डॉक्टर। और नॉन रिलेटेड डोनेशन, अगर मान लो किसी को नॉन रिलेटिव है और अगर फिर भी उसको डोनेट करना, उसका बहुत मन है कि नहीं मुझे डोनेट करना है, तो इसके लिए एक अप्रूवल कमेटी बैठती है। वो अप्रूवल कमेटी जब इंश्योर करेगी कि ये एक वॉलेंटरी एक्ट है, कोई कमर्शियल एक्ट नहीं है, तभी उसको परमिशन मिलती है कि वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है। थैंक यू।